हेलो बेटा, कैसे हो? तो आज थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का, और आज की दास्तान रहेगी कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के विषय में। कोवलेंट बॉन्ड अगर देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग की जान रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारी आप जो थ्योरीज पढ़ेंगे, लाइक VSEPR आप पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ेंगे, आप MOT की बात करेंगे, आप देखेंगे ये इसी बॉन्ड के इर्द गिर्द घूम रहा है। भाई देखो, गिव एंड टेक बॉन्ड तो एक बड़ा सरल सी बात हो गई, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला। यहां पर शेयरिंग है, बॉन्ड डायरेक्शनल है, इस शब्द को मेरे ध्यान रखना। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल था, मैंने कहा भी था अट्रैक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, और कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है। कोवलेंट बॉन्ड है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे इस बॉन्ड के, क्या फीचर रहेंगे, आइए इन सबको समझते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे एक सवाल से। सवाल है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, भाई जैसे आपने फोन किया भाई साहब पिज्जा वाले को कि भैया पिज्जा भिजवा दो, उन्होंने कहा भैया अभी लड़के खाली नहीं है, सब पिज्जा देने गए हुए। तो अगर वो खाली नहीं है तो पिज्जा कंडक्ट नहीं कर सकता, वो अपनी शॉप से आप तक पिज्जा नहीं पहुंचा सकता। ठीक उसी तरीके से करंट को, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी को आपने जब कंडक्ट करना है तो फ्री आयंस होने चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मेटालिक कंडक्टर होता तो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात थी। ध्यान से देखो, ये बात कर रहा है मोल्टन सोडियम क्लोराइड की। आपके पास यहां पर Na+ होगा, आपके पास यहां पर Cl- होगा, यानी आपके पास फ्री आयंस होंगे। इस तरीके से इन सवालों को ध्यान से देखना। आसान सा ही सवाल था, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। अगला है, द फॉस्फेट ऑफ ए मेटल हैज द फॉर्मूला MHPO4। बच्चे हम सब जानते हैं PO4 के ऊपर अगर देखा जाए 3- होता है, और अगर एक H लग गया है तो बेटा क्या रह गया होगा, 2- ही रह गया होगा। तो अगर ऐसा है तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लग रहा है कि जो मेटल है वो डाइवेलेंट है। कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, तो जाहिर सी बात है ये हो गया। एक देकर दूसरा पूछा है, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। देखो, इस पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3- सर कैसे आया होगा। देखो, फास्फोरस है, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाना पसंद करता है। ऑक्सीडेशन नंबर के जो मेरे लेक्चर में मैंने बताया था उसको ध्यान से देखो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये मैक्सिमम 5 लूज कर सकता है ना। यानी अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हाईएस्ट शो कर सकता है वो +5 का कर रहा है। 4 ऑक्सीजन कितना लेना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं जी पर ऑक्सीजन -2, तो 4 कितना ले जाएंगे, -8। तो +5 और -8, तो नेट क्या बचेगा, -3, इसलिए था। और क्योंकि एक H लग ही चुका है तो एक चार्ज तो आप मान लीजिए खत्म कर ही चुका है, तो डाइवेलेंट है फॉस्फेट में। अगर देख रहे हैं इसका, तो ये कहानी आपको समझ में आ रही है, तो इसलिए MCl2 इसका राइट आंसर हो सकता है। व्हाट इज द नेचर, ये सब हम लास्ट जो आयनिक बॉन्ड पढ़ा था ना, एक बार उसको रिव्यू कर रहे हैं कि कौन कौन से सवाल ऐसे बन सकते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन CSS एंड F। बेटा सीजियम अगर देखा जाए तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर सबसे नीचे आपको मिल रहा है। आप कहेंगे सर FR भी तो है, अरे भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जनरली आप जिन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहां आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिएक्शन हो रही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में तो भाई न्यूक्लियस ही रिएक्टिव हो जाएगा, वाह, तो उसकी तो कहानी अलग करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए अगर देखें तो सीजियम फर्स्ट ग्रुप में नीचे आ रहा है, और वो पेरियोडिक टेबल के हिसाब से आपको पता ही है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होता रहता है, आयनाइजेशन एनर्जी गिरती जाती है सर। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। और भैया फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो हेलोजन के ग्रुप में पहला दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए सबसे बाद में आ रहा है, तो वो हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिक हो गया, और ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो भैया बढ़िया आयनिक बॉन्ड नहीं बन जाएगा क्या? याद करो, आयनिक बॉन्ड बनता है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में। फिर से रिव्यू हो रहा है, एक की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने की इच्छा होनी चाहिए, और दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है बेटा, समझ में आ रही है बात? थोड़ा ध्यान दे रहे हो तो बढ़िया है। मैंने कहा था जब भी ये लेक्चर शुरू करो एक तो पूरा देखो, डूबो इसके अंदर, कॉपी पेन लेके बैठो, कहीं से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसको दूर करो।
और ऐसे मानो मैं तुम्हें साथ बैठ के पढ़ा रहा हूं, वो कहते हैं ना वो ट्यूशन की तरह, होम ट्यूशन की तरह तुम्हें मैं यहां पढ़ा रहा हूं, उस तरह लेके चलो, बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, समझ पाओगे इसको। तो यहां पर हम क्लियर देख पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो यहां पर आयनिक बॉन्ड हमें बड़ा क्लियर दिख रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड? मैंने आपसे कहा था, अभी फिर वही चीज आएगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो डेफिनेटली ये कहना चाह रहा है कि इफेक्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो मेरे भाई बॉन्ड तो मेरा कैसा हो जाएगा, स्ट्रेंथ तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। अब यहां से शुरू हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड की दास्तां। इस सवाल से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट ट्रू? मैंने हमेशा कहा है बच्चों, नॉट या ऐसा कोई शब्द हो उसको अंडरलाइन करो और उसके बेस पे सोचो, यही गलती हो जाती है तुमसे। तो बेटा अगर ऐसा कुछ आ रहा है नॉट ट्रू वगैरह, तो पहले नॉट को अंडरलाइन कर ले, उसके आगे बात चलाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, क्या ये बात गलत है कोवलेंट बॉन्ड के लिए? नहीं जी, ये तो सही बात है। द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ये गलत बात है। अभी मैंने बताया था बॉन्ड इज डायरेक्शनल, तो ये गलत है। तो जो ढूंढ रहे हो ये मिल गया। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात होगी, ये तो सही है। द बॉन्ड फॉर्म मे और मे नॉट बी पोलर, ये भी सही है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो गलत क्या था? बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, वहां क्लियर भी था, समझ में आ गया था आपको। यहां से बात शुरू करते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड है क्या? बड़े ही ध्यान से समझना, नोट भी करते चले जाना, क्लैरिटी आती जाएगी। देखो कोवलेंट बॉन्ड हमने कहा था ये बनता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, और यहां होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने छोटी क्लासेस के अंदर लुईस के डॉट स्ट्रक्चर तो जरूर देखे होंगे, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बड़े सिंपल सी बात है। हमें यह समझना है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, कई बच्चों को समझ में नहीं आता सर ये वैलेंस शेल क्या है, आइए जरा समझ लीजिए। ये होती है बेटा आउटर मोस्ट शेल। क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम हमारे पास है तो 281, तो आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल हुई और इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, इसी को बोला जाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अभी कंफ्यूज मत होना इसको वैलेंसी के साथ लेकर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी का मतलब है आप अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हो, कितने गेन कर सकते हो, या कितने शेयर कर सकते हो। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लॉस करेंगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप गेन करेंगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप शेयर करेंगे, ये आपकी वैलेंसी है। सो वैलेंसी जो होती है बेसिकली उसे हम लिख सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। मेरी कंबाइन होने की कैपेसिटी कितनी है? मैं एक से कंबाइन होता हूं, दो से होता हूं, यानी भाई अब कंबाइन होने के लिए या तो आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं, या बेसिकली अगर आप देखें तो शेयर कर सकते हैं। तो वैलेंसी को इसी तरह समझा जाता है। क्लियर है बच्चों पॉइंट? तो आउटर मोस्ट शेल जो है वहां पर आपने देखा उसे कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब लुईस साहब ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जैसे मान लीजिए लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर कितना लिथियम सर 3, तो 2 1, तो आउटर मोस्ट में 1, तो हम लिथियम के साथ या तो एक डॉट लगा देंगे या एक स्टार बना देंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन्हें कहा जाता है। सोडियम बाबू हैं, उनके साथ भी एक डॉट बना देंगे क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन बाबू हैं, इनके साथ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बना देंगे, आउटर मोस्ट में 7 है। क्लियर है? तो ये हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब लुईस साहब ने कहा मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1,
अब देखिए, अगर आयनिक बॉन्ड बनता है तो सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखाते हैं, ये क्लोरीन की तरफ है, तो क्लोरीन पे -1 दिखा देते हैं, सोडियम पे +1 दिखा देते हैं। बट अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो यहां हम देख रहे हैं ऐसे होगा, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सिंपल सा। यानी हम अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा, तो हम एक ऐसा कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को शेयरिंग बॉन्ड बनाना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का होना चाहिए था, और ये दोनों से इक्वली शेयर होना चाहिए था। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब यही है, इक्वली क्या होना चाहिए था, शेयर होना चाहिए था। अगर ध्यान से समझें तो क्या ये इक्वली शेयर होगा ना, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थोड़ा अपनी तरफ खींच के रखेगा। ध्यान से देखो, जितना खींचेगा अपनी तरफ उतना क्लोरीन पे नेगेटिव, और उतना ही हाइड्रोजन से खींच जाएगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। क्लियर है, मामला समझ में आया? एक बार फिर समझते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की बात चल रही है। कोवलेंट बॉन्ड अब शेयरिंग बॉन्ड है। शेयर कौन से इलेक्ट्रॉन करोगे? जो वैलेंस शेल के होंगे सर। अच्छा, मान लिया जी, वैलेंस शेल वाले होंगे। तो इसी को लेकर थोड़ा वो लुईस का स्ट्रक्चर देखा कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने डॉट और हम अपना ये क्रॉस बना देते हैं। अब हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड के अंदर तो हमने दिखाया था कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चला गया, इससे सोडियम का आ गया, कैल्शियम का था तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वो 2 क्लोरीन की तरफ जाते। अब यहां पर देखें तो HCl आया, गिव एंड टेक नहीं हुआ, शेयरिंग हुई। कायदे से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में बीच में रहने चाहिए थे, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अपनी तरफ खींच लिया, उस पर स्लाइट नेगेटिव। H अपनी तरफ जितना खींचेगा H से उतना ही दूर होगा ना यार, ये जो शेयर्ड पेयर है, तो H पे उतना ही पॉजिटिव। ध्यान रखो, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आए हैं, जितना अपनी तरफ खींचा है उतना ही H से दूर हुआ है। क्लोरीन ने जितना अपनी तरफ खींचा है उतना ही वो शेयर्ड पेयर हाइड्रोजन से दूर हुआ है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड तो है, बट इसके अंदर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ गए हैं। तो ये इस तरह का जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर ये दोनों सेम होते, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर होता। इसको कहा जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया? अगर चार्ज डेवलप हो जाए बिकॉज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, तो वो पोलर और ये नॉन पोलर। याद करो बच्चों, मैंने क्लास में ये चीज बताई हुई है जब हम पॉलिंग स्केल की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये हम बात कर रहे थे बेसिकली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। चाहते हो दोबारा बताया जाए तो अभी अगले 24 घंटे के अंदर, जब से ये वीडियो लाइव होगा, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए, तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में समझ में आया कि शेयरिंग होती है जी, और शेयरिंग होती है तो ये बॉन्ड डायरेक्शनल है। और अगर ये बॉन्ड डायरेक्शनल है तो इसकी अब कुछ डायरेक्शन की वजह से कुछ ज्योमेट्री सी हो सकती है ना भाई। अट्रैक्शन की तो कोई डायरेक्शन थी ही नहीं, लेकिन अब जब शेयरिंग हो रही है तो अब मॉलिक्यूल कुछ ज्योमेट्री एक्वायर कर सकते हैं, किसी खास पैटर्न पे जुड़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर खास पैटर्न पे क्यों जुड़ रहे हैं? देखो मेरे दोस्तों, जब एटम जुड़ते हैं, पास पास आते हैं, तो उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो सेम चार्जेस वाले हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव हैं, तो रिपल्शन तो होना लाजमी है। अब एक मॉलिक्यूल है, 3 एटम है, 4 एटम है, BeCl2 है, एक बेरिलियम है, 2 क्लोरीन है, BF3 है, एक बोरोन है, 3 क्लोरीन है। इतने सारे एटम जब एक क्लोज स्पेस में आएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा ना, तो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम। अगर रिपल्शन ही ज्यादा हो गया तो बॉन्ड टूट नहीं जाएगा क्या? इसी वजह से वो खास ज्योमेट्री लेंगे, और इन ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आप जितने भी ज्योमेट्रीज देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आप ये ज्योमेट्री देखेंगे, उसी के लिए आप क्या पढ़ते जाएंगे, VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में। कुछ याद आ रहा है? ट्रायगोनल, प्लेनर, लीनियर, है ना। एक कमेंट भी आई थी बच्चे की कि सर ये बना दीजिए इसमें प्लेनर कौन है और कौन नहीं है। देखो
फिर कह रहा हूं बार बार, याद करने के सेंस से मत जाओ कि सिर्फ याद करेंगे और काम हो जाएगा, नहीं, वैसे नहीं होगा। सेंस बनाओ समझने की, तब बड़ा मजा आएगा। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग बॉन्ड है। जिस हद तक चार्ज का डिफरेंस आयनिक में था उतना इसमें नहीं है, थोड़ा बहुत होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। बट कोवलेंट बॉन्ड की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, क्योंकि अब इसकी ज्योमेट्रीज की बात भी करेंगे, बट प्रॉपर्टीज की पहले बात कर लेते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड ने की थी, इसकी भी कर लेते हैं। भाई सोचो बच्चों, क्या इनके भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही शानदार होंगे जैसे कि किसके थे, आयनिक के थे? नहीं, उतने शानदार नहीं होंगे, क्योंकि बॉन्ड में उतना अट्रैक्शन नहीं, उतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जनरली melting boiling points are not pretty high, बहुत हाई नहीं होते। लेकिन फिर यहां बड़ा मजा आता है, कुछ बनते हैं नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड। याद है सॉलिड स्टेट क्लास 12th, नहीं भी है तो आएगा। इतने ज्यादा आपस में जुड़ जाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड, बट एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। उसमें फिर क्या होता है, कुछ और एसोसिएशन फोर्सेस आ जाती हैं और वो इनको एड करती हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। देखो डायरेक्ट हो सकता है कोई बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, बट उसके साथ कुछ एसोसिएटेड फोर्सेस आ गई हैं, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ गई हैं, तो बढ़ जाएगा। ध्यान से इस बात को मेरी अपने दिमाग में रखना। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस कई बार इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है, जब एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क सॉलिड बना देता है। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में एक चीज समझ में आई, कोवलेंट कंपाउंड की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वो इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर नहीं होती इनकी। क्यों नहीं होती भाई? आप जानते ही हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पोलर कंपाउंड जो थे, जो आयनिक थे, वो वाटर सॉल्युबल अच्छे थे, ये नहीं है। वहां हमने बात करी थी, उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत बढ़िया थी, बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ते थे तो पानी में सॉल्युबल थे, ये नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड इतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी छोड़ नहीं सकते, इतना चार्ज ही नहीं है भैया, तो कहां से छोड़ेंगे? तो सॉल्युबल नहीं होते पानी में, जनरली नहीं होते। पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स को अगर सॉल्युबल होना है तो सिर्फ पोलर होना इनका काफी नहीं है। आप कह सकते हैं ना सर, आप कह रहे हो ना लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर जाना चाहिए। आपने बताया भी है कि कोवलेंट बॉन्ड भी पोलर हो सकता है, तो फिर तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाले तो डिसॉल्व होने चाहिए, यस और नो? अब इस बात पे ध्यान रखो बच्चों, फॉर कोवलेंट बॉन्ड्स, फॉर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, इनको अगर वाटर सॉल्युबल होना है तो इनको पोलर होना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। प्लस इसमें ध्यान रखना ये H बॉन्डिंग कर पाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाए। एल्कोहल सोचो, है ऑर्गेनिक, है कोवलेंटली बॉन्डेड, बट पानी में डिसॉल्व होता है, तभी तो पूछा जाता है सोडे से लेंगे या पानी से। अगर पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता तो पूछते ही क्यों लोग? तो वो तो कोवलेंटली बॉन्डेड है, पानी में डिसॉल्व कैसे हो रहा है? क्योंकि वो H बॉन्डिंग कर सकता है। क्या कर सकता है? H बॉन्डिंग। एक बार फिर रिव्यू करा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। कोवलेंट बॉन्ड के लिए, कोवलेंट बॉन्ड एक शेयरिंग बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। आयनिक में एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव था और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव था, यानी यहां पर कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होनी चाहिए। क्लियर है बात? बताया भी था मैंने, डिफरेंस 1.7 से कम होना चाहिए। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्लियर है? किस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं? जनरली लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है अभी, आपको बहुत ज्यादा परेशान मत ही होइए, थ्योरीज के ऊपर ही ज्यादा आएगा आपका। और वो थ्योरीज कौन कौन सी हैं? VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन, MOT, इन पे बहुत रहेगा। H बॉन्डिंग पे आएगा, इस पे ध्यान रखिए। मैंने बताया कोवलेंट बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर सॉल्युबल नहीं होते, दो कंडीशन चाहिए होती हैं, पहला वो तो पोलर हो, दूसरा H बॉन्डिंग कर पाए। क्लियर है मेरी बात? कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जरा ऑर्बिटल के बारे में सोचो।
शेयरिंग कह रहे हो ना। एक बात सोचो, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, है ना। यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल। ये लाइन सबको क्लियर है? कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। क्यों हाफ फिल्ड? क्यों? देखो, अगर हम कहते हैं कि नाइट्रोजन है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बेटा? 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल वाले डब्बे बना लो, बना लिए डब्बे, डब्बा डायग्राम हो गया। अब ध्यान से देखो, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप, तभी तो आपने कहा था इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है हाफ फील्ड। बिल्कुल सही है। अब यहां पर अगर हाइड्रोजन आता है अपना 1s1 लेकर, हाइड्रोजन आ रहा है 1s1 लेकर, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, इसका भी हाफ फील्ड है डब्बा, इसका भी हाफ फील्ड है, तो ये इधर एक, इधर एक, इधर एक, यानी आप कह देंगे सर NH3। यह भी सिर्फ मैं कोवेलेंट बॉन्ड के सिद्धांत को समझाने के लिए कह रहा हूं। अभी इनके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग और इस सब के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चों को तो आइडिया होगा भी भाई, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में sp3 वगैरह देखा है ना आपने। फिलहाल ये समझिए कि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मुझे क्या चाहिए? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड के लिए? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या ये मामला क्लियर है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, सबको क्लियर है? चलिए, तो जैसे आपने यहां देखा कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हाफ फील्ड चाहिए, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा, एक आने वाले का होगा। यही अमोनिया जब पानी में गया, सर ये 2 बिंदु क्या बना दिए बेटा? नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 5। कैसे? 7 एटॉमिक नंबर 2-5। तो बना लेते हैं इसका, ये बना लिया लो स्ट्रक्चर। यहां पर 3 H आ गए अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये यहां पर इस तरीके से 3 बॉन्ड बन गए। 3 बॉन्ड बन गए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह मानो नाइट्रोजन के 5 बच्चे, उनमें से 3 बच्चों की हाइड्रोजन के बच्चे के साथ शादी हो गई। देखो यहां पर ये बॉन्ड बन गया, है ना। जब शादी हो जाती है, जब 2 लोग मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हो? शादीशुदा जोड़े, मैरिड कपल, क्योंकि उनका बॉन्ड हो चुका, रिश्ता बन चुका। केमिस्ट्री में भी जिनका बॉन्ड बन जाता है उन्हें कहा जाता है बॉन्ड पेयर। पेयर माने जोड़ा, तो ये बन गया बॉन्ड पेयर। अब नाइट्रोजन के 2 बच्चे तो बेचारे कुंवारे रह गए, तन्हा रह गए। तन्हा माने लोन, लोनली, है ना, तन्हा माने लोन। तो ये रह गया बेचारा, है ना। 2 बच्चों की शादी होनी बाकी है। जिसकी बाकी है उसका जोड़ा अगर है तो उसे कहा जाएगा लोन पेयर। क्लियर है बेटा? अब नाइट्रोजन के साथ एक समस्या है, 3 की शादी हो चुकी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। पानी में जब डाला है तो पानी के अंदर आप देख सकते हैं H पे स्लाइड पॉजिटिव और O पे नेगेटिव रहेगा, है ना। ये तो पोलैरिटी है ही, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल शेयर होना चाहिए था इक्वली, बट एक खिंच गए O की तरफ। खिंच गए कहां? O की तरफ, क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करिए बेटा। अगर कर दी है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पाए हो तो अपने आप को पनिश करो, थोड़ा सा बोलो कि क्यों नहीं कर पाए हो भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पीरियोडिक में बहुत ज्यादा देख ली। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये आनी चाहिए माय डियर डॉक्टर। अगर चीजें इस तरह दिमाग में नहीं रहेंगी तो कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, मेहनत करो बेटा। तो इस पे प्लस चार्ज था और यहां पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लिए खड़ा था। नाइट्रोजन ने कहा आओ बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। हाइड्रोजन ने कहा गुरु कोवेलेंट बॉन्ड तो हम बना नहीं पाएंगे,
क्योंकि अभी जैसे गौरव सर ने बताया था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, हमारे पे आप देख रहे हैं प्लस चार्ज आ रहा है। अगर हम ऑक्सीजन से ये संबंध तोड़ के भागे तो ऑक्सीजन हमसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमारे तो इलेक्ट्रॉन वो लेके बैठ जाएगा, तो हमारा तो ऑर्बिटल पूरा खाली हो जाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएगा मेरा। मैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहां से लाऊं, मैं कोवलेंट बॉन्ड कहां से बनाऊं? नाइट्रोजन ने कहा चिंता नको रे, टेंशन लेनी नहीं, बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी दोनों इलेक्ट्रॉन तेरा भाई देगा। H+ ने कहा बहुत बढ़िया, तो बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर था नाइट्रोजन का, ये इसी ने दे दिया, और इसकी वजह से देखें तो प्लस नाइट्रोजन पे ही आ जाएगा, क्योंकि कायदे से H को तो इलेक्ट्रॉन मिल ही गया ना, उसका तो प्लस चार्ज खत्म हो गया। तो ये जो चौथा बॉन्ड बना, इसको बेटा हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जहां पर एक ही आदमी ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। देखो समझो, 200 रुपए की पाव भाजी थी, महंगाई तो बढ़ गई है ना, 200 रुपए की पाव भाजी की प्लेट थी, मैंने 200 रुपए दिए, तुम गए, तुमने पाव भाजी की प्लेट खरीदी, खा ली, एक गिव एंड टेक हुआ, मैंने दिए, तुमने लिया, तुमने खा लिया, ये आयनिक बॉन्ड था। वो 200 रुपए की जो पाव भाजी की प्लेट थी, 100 रुपए तुमने मिलाए, 100 रुपए मैंने मिलाए, और दोनों ने इक्वल इक्वल खा ली, ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें से हो सकता है मैंने थोड़ा ज्यादा पाव खा गया, तो आई एम पाव नेगेटिव, मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तुम इतना नहीं खा पाए, तुम पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अगर मैंने 200 रुपए दिए पाव भाजी के, और अब हम दोनों शेयर कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। यानी इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन ने दिए, एक ही एटम ने दिए, बट शेयर दोनों कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, एक बार जब ये बॉन्ड बन जाता है, जैसे यहां पर आप देखें कोवलेंट बॉन्ड, जैसे ये 3 कोवलेंट थे ना, प्योर कोवलेंट थे, एक हाइड्रोजन दे रहा था, एक नाइट्रोजन, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए, हाइड्रोजन ने नहीं दिया, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया। लेकिन एक बार कोऑर्डिनेट कोवलेंट बन गया, नाउ वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कि कौन सा कोवलेंट है और कौन सा कोऑर्डिनेट कोवलेंट। हमें चारों ही कोवलेंट जैसे लगेंगे। यार मैंने 200 रुपए दिए और हम दोनों पाव भाजी शेयर करके खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाला क्या सोचेगा कि जैसे रोज 100 रुपए मिला के खाते हैं वैसे आज खा रहे होंगे, उसको तो नहीं पता ना कि 200 मैंने दिए। यानी एक बार अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये ध्यान रखना, आफ्टर फॉर्मेशन वी कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड बेटा हम इसी को बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट वाले को। तो बनने के बाद नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, चारों बॉन्ड आपको ऐसे दिखेंगे। तो ये तो बड़ा सही लग रहा है सर, नाइट्रोजन तो बहुत दानी आदमी है, बड़ा महान है। केमिस्ट्री में बिना रीजन के कुछ नहीं होता, और वो रीजन होता है स्टेबिलिटी। लो स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी पे जाना चाहते हैं ज्यादातर एलिमेंट, तो रीजन तो कोई होगा, कोई ना कोई इसमें। वो क्या होगा वो समझेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तो कोवलेंट समझ में आ गया, शेयरिंग है, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, शेयरिंग है बट एक ही आदमी दे रहा है। तो जरा देखें, which of the following substance when dissolved in water will give a solution that does not conduct electricity। जब डिसॉल्व करेंगे, अब मैंने आपसे कहा था कि कोवलेंट जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल होंगे वो जनरली पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, तभी हो सकते हैं जब वो क्या करें, एच बॉन्डिंग करें। अब एच बॉन्डिंग करेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, तो आयंस तो नहीं बनाएंगे ना, और आयंस नहीं बनाएंगे तो आज के लेक्चर का पहला ही क्वेश्चन देखा था, वो आयंस वाला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो या तो इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो, मेटल तो है नहीं है जो इलेक्ट्रॉन देंगे, आयंस बनाने रहे तो कंडक्ट कर नहीं सकते। तो अब देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड ये तो करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेटा जो टाइपिंग का है मेरा इशू। अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड है, वो HCl है, आयन बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बना देगा, सोडियम एसीटेट है, याद करो एस्टर वाला, वो बना देगा। यूरिया भैया जो है हमारे वो ऑर्गेनिक हो गए। ओहो, तो ये आयन तो बनाएंगे नहीं, तो ये क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? थोड़ा ध्यान से देखो इसको। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज इन बिटवीन, जरा देखो क्या बन सकता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। देखो दो दिए हैं, सीजियम फ्लोराइड और NaCl, क्वेश्चन भी आया हुआ है।
जाहिर सी बात है सीजियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो Na से ज्यादा सीजियम हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। तो अच्छा आयनिक बॉन्ड किसमें बन रहा है? इसमें बन गया, कहानी खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी मोस्ट पोलर? पोलर होने के लिए देखो N और Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो प्योर नॉन पोलर दिख ही रहा है आपको। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी। अब N और F और O और F है, तो जाहिर सी बात है F कॉमन हो गया, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा हो रही है, तो उस केस में अगर हम देखें तो ये वाला डिफरेंस हो जाएगा कम। तो अभी तो इन दोनों में तो ये जीत रहा है, बट क्योंकि ध्यान से देखो यहां Cl आ गया, तो Cl तो F से कम, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां होगा? इसमें, तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा इसमें। इस तरह आप सोच सकते हैं। यहां से बेटा अब हम चल रहे हैं तो आगे चलते हैं, तो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। एक आ गई बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होगी सर? बहुत सिंपल है ना, हमने रेडियस की बात भी करी थी, उस टाइम भी देखा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, यहां भी वही है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंबाइनिंग न्यूक्लियाई वेयर द मैक्सिमम अट्रैक्शन इज पॉसिबल एंड मिनिमम रिपल्शन इज देयर। यानी एटम जब पास आ रहे हैं, देखो एटम पास आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? एटम पास आ रहे हैं, पास आते आते एक डिस्टेंस ऐसा है कि उससे ज्यादा पास होंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे। तो एक डिस्टेंस से ज्यादा पास तो नहीं आ सकते, रिपल्शन बढ़ जाएगा, और लेकिन दूर भी नहीं रह सकते, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ बेटा ध्यान रखना वो चीज है जहां पर जो कंबाइनिंग एलिमेंट, जो कंबाइनिंग एटम्स आ रहे हैं, इन कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का वो डिस्टेंस जहां पर मैक्सिमम पॉसिबल अट्रैक्शन हो और मिनिमम पॉसिबल रिपल्शन हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम एट दैट पॉइंट विल बी मिनिमम। देखो भाई, तुम भी किसी से दोस्ती करते हो, कोई रिश्ता बनाते हो, तो तुम क्लोज जाते हो, बट इतना भी क्लोज मत जाओ कि उस आदमी के पर्सनल स्पेस के अंदर एंटर करने लगो कि भाई ऐसे मत कर वैसे मत कर। तो फिर तुम उसके पर्सनल स्पेस के अंदर एंटर करोगे तो रिपल्शन बढ़ेगा और बॉन्ड टूटने का चांस हो जाएगा। तो इतना मत घुसो, इतना मत पर्सनल स्पेस में जाओ। अच्छा, बहुत दूर भी मत जाओ, अगर ज्यादा दूर चले गए तो फिर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। एक अच्छा रिश्ता वही है जिसके अंदर एक मिनिमम, एक ऐसा डिस्टेंस हो जहां पर दोनों अपने इंडिविजुअल चीज भी मेंटेन कर पाए और अट्रैक्शन भी बना रहे। मतलब किसी के इतना भी करीब मत जाओ कि वो आपसे दुखी हो जाए, और इतना भी दूर नहीं कि आपके बिना रहने की आदत हो जाए। दिस इज द बॉन्ड लेंथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ। इसी से अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। अगला लेक्चर बच्चों आपके सामने अब आएगा। देखो, इस हफ्ते स्टार्ट हुआ था, सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। मैं जानता हूं बच्चों के मन में होगा सर कोर्स भी कैसे होगा। नवंबर का 18 हो गया, अब तो खैर 19 ही हो गया, कोर्स कैसे होगा? देखो भाई, परेशान तो हो मत इसमें। मैंने इस हफ्ते शुरू करा है और मंडे थोड़ा सा मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है मेरे पास, तो उस केस में मैं आपको ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। बॉन्डिंग के बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री के साथ चलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है नीट के बच्चों को थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में भी दिक्कत आती है, ऑर्गेनिक में भी आती है, बट फिजिकल में थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो फिजिकल में स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो और इक्विलिब्रियम एक साथ लेके चलेंगे। होपफुली हम दिसंबर के महीने में इसको पूरा करेंगे। ठीक है, देखो कराएंगे सब कुछ डिटेल में, बढ़िया से समझते चलना। क्वेश्चंस भी इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, फिजिकल के तो फिर ज़्यादा ही होंगे,
और अभी बॉन्डिंग के भी सारे क्वेश्चंस जो कि नीट में आए वो डिस्कस करूँगा सारे यहाँ पर, और ऐसे करूँगा जैसे मैं कर रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उस पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार कर लो और फिर उसको आगे चलाओ। मेहनत करो बेटा, मैं कह रहा हूँ आपको पूरा टाइम देकर मैं इसको पूरा करूँगा, डोंट वरी। थोड़ा सा टाइम और निकलेगा क्लासेस के, थोड़ा सा जेई सेगमेंट के बच्चों का पेपर आएगा तो क्लासेस थोड़ा उनका कम होगा, तो आपका यहाँ पर क्लासेस में बढ़ा दूंगा। तो डोंट वरी एंड ऑल द बेस्ट, लगन से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ज्योमेट्रीज के ऊपर जाएंगे, बट इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट को ध्यान से समझना, और मेरा वो सवाल अपने जहन में रखना कि नाइट्रोजन क्या वाकई में इतना दानवीर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।